हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी। हिंदी में हमने कृतिका पाठ्य पुस्तिका से प्रीवियस लेक्चर में एक चैप्टर पढ़ा था, मेरे संग की औरतें। मृदुला गर्ग जी ने लिखा है ये चैप्टर, और इस चैप्टर में उन्होंने अपने बारे में, अपनी नानी, अपनी दादी, अपनी मम्मी, इन सभी के बारे में बताया है कि किस तरह का जीवन वो यापन करती थी, कैसी धारणाएं उनकी थी। तो इन सब का हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा, साथ में हम इसके सारांश को भी कर चुके हैं। तो आइए इसी चैप्टर के हम प्रश्न उत्तर करेंगे, कुछ बहुविकल्पीय और फिर आपके चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आइए, तो चलिए, पहला प्रश्न है, मेरे संग की औरतें। पाठ की लेखिका कौन थी? तो ये तो मृदुला गर्ग जी थी, ये तो आपने। चलिए, मेरे संग की औरतें संस्मरण में। संस्मरण क्या होता है? देखो, ये चैप्टर जो है एक संस्मरण विधा में लिखा गया है। संस्मरण होता है हम अपनी यादों को, कुछ कुछ यादों को, एक होता है आपने पूरी जीवनी लिखी, एक होता है जीवनी लिखते हम किसी दूसरे की। आत्मकथा में आप अपने पूरे जीवन का वृतांत जो है, एक बाय एक जो है, वन बाय वन जो भी घटनाएं आपके साथ घटी हैं, उन सभी घटनाओं को एक आप निश्चित क्रम में, यानी कि जो घटना पहले हुई उसको पहले लिखा, यानी जैसे आपका जीवन था ऐसे ही उसको पूरा लिखा जाता है। अब संस्मरण में क्या होता है, आपको कोई घटना याद आ गई आपको, जैसे अब कई बार आप भी जो है जब किसी से बात करते हैं या अपनी नानी, अपने बड़ों से आप बात करते हैं, तो आपके बड़े भी आपको जो है उन यादों को ताजा कराते हैं कि बचपन में एक बार तुमने ऐसा किया था। तो ये संस्मरण है। तो यहाँ पर मृदुला गर्ग जी भी इसमें अपनी नानी, अपनी दादी, अपनी मम्मी, उनकी जो माँ थी उनके बारे में बताती हैं, अपनी बहनों के बारे में बताती हैं। मेरे संग की औरतें, अपने साथ की जितनी भी उनकी, उनके संपर्क में जितनी भी जो है महिलाएं आए, उन सब के बारे में उन्होंने यहाँ इस चैप्टर में बताया है। तो ये एक संस्मरण विधा में लिखा गया पाठ है, क्योंकि लेखक की लेखिका ने अपनी ही जो बचपन की यादें हैं उनको जो है घटनाओं के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब ये किसी क्रमबद्ध तरीके से नहीं है कि उन्होंने पूरी अपनी जीवनी लिख दी, नहीं, आत्मकथा लिख दी। उन्होंने कुछ घटनाओं को हमारे सामने प्रस्तुत किया है जो कि रिलेटेड है उनकी माँ से, उनकी नानी से, उनकी दादी से, उनकी बहनों से। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है प्रश्न नंबर 2 कि मेरे संग की औरतें संस्मरण में लेखिका ने कितनी पीढ़ी की महिलाओं का वर्णन किया है? तो देखिए, 2 पीढ़ी की, जिसमें उनकी परदादी, नानी, माँ और खुद लेखिका। 3 पीढ़ी की, परदादी, नानी और माँ, केवल खुद लेखिका, या 2 पीढ़ी की, परदादी और नानी। तो देखिए, उन्होंने यहाँ पर अपने संग की कुछ औरतों की बात की है, जिसमें उन्होंने अपनी परदादी की बात भी की है, उन्होंने अपनी नानी की बात भी की है। तो यहाँ पर इन्होंने 4 पीढ़ी की बात की है, अपनी परदादी की, अपनी नानी को तो इन्होंने शुरू में ही कहा है। ठीक है। तो इनका जो संस्मरण शुरू होता है अपनी नानी की से ही होता है। तो इनकी नानी और अपनी माँ और खुद लेखिका अपने बारे में भी यहाँ हमें बताती है। चलिए, प्रश्न नंबर 3 है, लेखिका का अपनी नानी से कहानियां न सुनने का क्या कारण रहा? लेखिका ने बताया ना कि मैंने अपनी नानी से कहानी तो नहीं सुनी है, लेकिन अपनी नानी की कहानी सुनी है। यानी मेरी नानी कैसी थी, कैसा उनका चरित्र था, कैसा उनका व्यवहार था, क्या वो सोचती थी, कैसी वो सोच रखती थी, इनके बारे में उन्होंने सुना है। उन्होंने क्या कहा कि मैंने अपनी नानी से कहानी नहीं सुना है, क्योंकि नानी की मृत्यु लेखिका की शादी से पहले हो गई थी, क्योंकि नानी की मृत्यु लेखिका के होश संभालने से पहले हो गई थी, क्योंकि नानी की मृत्यु लेखिका की माँ की शादी से पहले हो गई थी, या फिर क्योंकि लेखिका की नानी किसी से बात करना पसंद नहीं करती थी। क्यों नहीं सुनी उन्होंने अपनी नानी से कहानियां? तो इस संस्मरण में हमने इस पाठ में क्या पढ़ा कि लेखिका ने बताया कि मैंने अपनी नानी से कहानियां, अक्सर एक कहावत है ना कि आपने अपनी नानी और दादी से कुछ कहानियां सुनाती हैं नानी दादियां आपको जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं। तो इन्होंने अपनी नानी से कहानी नहीं सुनी है, लेकिन अपनी नानी की कहानी सुनी है। इनका ना सुनने का कारण क्या था कि इनकी जो नानी थी, इस चैप्टर में ही हमने पढ़ा, वो इनकी माँ की शादी से पहले जो है उनकी मृत्यु हो गई थी। तो माँ की शादी से पहले इनकी मृत्यु हो गई थी, तो ये नानी की से जो है कहानी कैसे सुन पाती? तो यहाँ पर सही ऑप्शन है इसका, क्योंकि नानी की जो मृत्यु है वो लेखिका की माँ की शादी से पहले हो गई थी। ठीक है। तो वो लेखिका की
नानी की जो मृत्यु है वो लेखिका की माँ की शादी से पहले हो गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लेखिका की जो नानी थी वो कैसी महिला थी? चलिए, लेखिका की नानी पारंपरिक थी, पर्दा करने वाली महिला थी, अनपढ़ थी, या उपरोक्त में से सभी थी? तो कैसी महिला थी लेखिका की नानी? तो जैसा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, लेखिका ने क्या बताया कि मेरी जो नानी थी वो जो है क्या थी, एक परंपराओं से जो है चलने वाली, परंपराओं से जो है को निभाने वाली, पर्दा करने वाली और अनपढ़ थी। ठीक है, लेकिन जैसे ही इनकी मृत्यु नजदीक आई तो इन्होंने जो है, इनके नाना के एक मित्र थे जो स्वतंत्रता आंदोलन में जिन्होंने भाग लिया, उन्होंने सीधे से कहा कि मुझे जो है उनसे मिलना है। तो इनके नाना ने भी इनकी अंतिम इच्छा समझकर वो चौंक पड़े कि जिस महिला ने कभी जो है पर्दा नहीं उठाया, वो जो है अचानक से अपने पति के मित्र से क्या बात करना चाहती है। लेकिन इन्होंने क्या बात की कि मेरी बेटी की जो शादी का जिम्मा है वो अब आपके हवाले है, आप किसी स्वतंत्रता सैनिक से जो है मेरी बेटी की शादी कीजिएगा। ठीक है, तो इनकी जो नानी थी वो उपरोक्त सभी थी, क्योंकि वो परंपराओं से चलती थी, वो जो है पर्दा करने वाली महिला थी और कुछ अनपढ़ भी थी, लेकिन स्वतंत्रता के प्रति, एक स्वतंत्रता सेनानी के प्रति जो है वो श्रद्धा भाव रखती थी। इसलिए उन्होंने जो है इनके नाना के एक स्वतंत्रता सेनानी मित्र से जो है ये बात कही कि अपनी बेटी की शादी जो है वो उनका जिम्मा जो है इनके नाना के जो दोस्त थे उनको दिया। लेखिका के नाना जी को सभी क्या मानते थे? अब यहाँ लेखिका ने अपने नाना के बारे में बताया कि उनकी नानी तो अनपढ़ थी, घर में ही थी, लेकिन इनके नाना जो हैं बैरिस्ट्री करने के लिए बाहर गए, विदेश गए, और वहां जाकर के वो साहब यहाँ अंग्रेजों को कहा गया है, पहले उस जमाने में साहब जो है अंग्रेजों को कहा जाता था, तो ये जो है पक्के साहब कहते थे इनको। तो लेखिका ने के नाना जी को सभी क्या मानते थे? पक्के साहब मानते थे, आधे अंग्रेज, रौबदार अंग्रेज साहब या पक्के अंग्रेज, तो साहब मानते थे। ठीक है, तो क्योंकि उनका जो जब वो बैरिस्ट्री करने गए तो उनका रहन सहन बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल उनमें परिवर्तन आ गया। लेकिन लेखिका ने बताया कि इनकी नानी में जो है तब भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो ज्यों की त्यों रही, वो जो है हमेशा अपने हिसाब से जीती थी। तो इनके नाना जो है बिल्कुल अलग किस्म के थे, लेकिन नानी जो है परंपराओं में, पर्दा में रहने वाली अनपढ़ महिला थी। लेखिका की नानी और नाना के बीच के अंतर का कारण क्या रहा होगा? तो नानी की कम उम्र होगी, या नानी का नाजुक होना होगा, या फिर नानी का कम बोलना, या अशिक्षा? तो जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा, लेखिका के जो नाना जी थे वो बैरिस्ट्री करी थी उन्होंने, यानी एक वकील थे, और इनकी जो नानी थी वो अनपढ़ थी। तो इन दोनों के बीच अंतर क्यों आया? क्यों जो है उनके नाना एक साहब बन के रहते थे और इनकी नानी जो है पर्दे में रहती थी, इनके रहन सहन में कोई परिवर्तन नहीं आया, ये ज्यों का त्यों रहती थी, अपने हिसाब से जीती थी। और ये जो सबसे बड़ा अंतर था ये अशिक्षा था, इनके बीच जो है शिक्षा का अभाव था इनकी नानी में, वो शिक्षित नहीं थी, बल्कि इनके नाना जो है शिक्षित थे। प्यारेलाल शर्मा कौन थे? तो जिन दोस्त की मैं बात कर रही हूँ वो प्यारेलाल शर्मा थे। तो देखिए, नाना के जो दोस्त थे तो स्वतंत्रता सेनानी थे। तो अभी इससे पहले मैंने कहा ना कि जब नानी का अंतिम समय नजदीक आया तो उनकी नानी ने क्या कहा कि वो अपने मित्र प्यारेलाल शर्मा को बुलाए। इस बात को सुनकर इनके नाना चौंक गए कि जिस महिला ने पहले कभी किसी से पर्दा उठाकर बात नहीं की, वो आज प्यारेलाल शर्मा से क्या बात करना चाहती है। तो उन्होंने जो है अंतिम इच्छा समझकर उनको बुला भी लिया। तो इन्होंने जो है प्यारेलाल शर्मा से क्या कहा कि जिस प्रकार से आप एक स्वतंत्रता सेनानी हैं, ऐसे ही मेरी बेटी की शादी भी आप एक स्वतंत्रता सेनानी से कीजिएगा। तो ये थे उनके नाना के दोस्त, स्वतंत्रता सेनानी थे जो। चलिए, नेताजी के मन में कौन सा सपना था? सॉरी, नाना जी के मन में कौन सा सपना था? अपनी आजादी का, अपनी बेटी की आजादी का, देश की आजादी का, देश को शिक्षित करने का। इनकी नानी जी के मन में कौन सा सपना था?
तो इनकी नानी अनपढ़ होते हुए भी स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति उनकी जो है एक श्रद्धा भाव था, क्योंकि अपनी बेटी की शादी के लिए जो है वो एक स्वतंत्रता सैनिक को, स्वतंत्रता संग्राम में से भाग लेने वाले सैनिक से ही वो अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती थी। तो इनके मन में क्या इनका सपना रहा होगा जो इन्होंने अंतिम क्षणों में भी यही बात करी कि वो अपनी बेटी की शादी एक स्वतंत्रता संग्रामी के साथ करी। तो इनके मन में जो है देश की आजादी का जो है भाव रहा। लेखिका के पिता को किस अपराध के कारण आईसीएस की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया? तो उस समय अंग्रेजों का ही राज था भारत में। बड़ी बड़ी परीक्षाओं में अंग्रेज ही बैठ पाते थे, और जो अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए जो है आवाज उठाता था उनको जो है वो जुल्म समझा जाता था। तो उनको जो है आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए, लेखिका की मां से कम उम्र में शादी करने के लिए, या आजादी के लिए पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखने के लिए, या उपरोक्त में से सभी। तो इनको जो है इन्होंने स्वतंत्रता आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था, इसलिए इनको जो है आईसीएस की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया। जबकि वो बहुत अच्छे जो है पढ़ने वाले थे, लेकिन उनको जो है इस परीक्षा में भाग लेने से ही मना कर दिया गया, और इनका अपराध था कि वो आजादी के आंदोलन में उन्होंने हिस्सा लिया था। तो उस समय जो भी अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाता था वो सब जो है कैदी थे, उनके लिए वो जुर्म था, उनके लिए जो है वो गुनाह था। तो इसलिए जो है उनको आईसीएस की परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया। लेखिका की मां कैसी साड़ी पहनती थी? सूती, रेशमी, खादी या ऊनी? तो लेखिका की मां जो है खादी साड़ी पहनती थी। चलिए, लेखिका की मां में कौन से गुण थे? तो इन्होंने जो है अपनी मां के बारे में भी बताया। लेखिका ने अपने नानी, अपनी परदादी, अपनी माँ के बारे में बताया। इन्होंने क्या कहा कि मेरी माँ ने जो है हमें एक आदर्श माँ तो नहीं बनी वो, जैसे जो है हर एक आदर्श माँ अपने बच्चों के लिए जो है टाइम पर खाना बनाकर उनको खाना खिलाती है, उनकी जो है देखभाल करती है, ऐसा कुछ भी इनकी माँ ने नहीं किया। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा सभी इनसे प्यार करते थे। अब इसका क्या कारण था? यहाँ इन्होंने दो बातें बताई थी कि इनमें दो ऐसे लक्षण थे जिसकी वजह से इनको घर के अंदर और घर के बाहर लोग सभी प्यार करते थे। एक तो ये झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा ये लोगों को जो है तंग नहीं करती थी, यानी कि किसी ने अगर कोई बात बोल दी तो वो उस बात को किसी को भी नहीं बोलती थी। ठीक है, तो उनका झूठ न बोलना और लोगों की जो गोपनीय बातें हैं वो अपने तक ही सीमित रखना, ये दो चीजें जो है उनको लोकप्रिय जो है उनको बना दिया था। घर के अंदर भी जो है उनको सभी प्यार करते थे और घर के बाहर भी। तो लेखिका ने यहाँ पे बताया कि उनमें दो ये ऐसे गुण थे, वो अगर किसी ने उनसे कोई बात कह दी तो उस बात को अपने तक ही वो सीमित रखती थी, किसी से भी वो शेयर नहीं करती थी। दूसरा, वो कभी भी झूठ नहीं बोलती थी। तो दो गुण उन्होंने यहाँ पर अपनी माँ के भी बताए हैं। लेखिका की माँ को किस चीज का शौक था? पुस्तकें पढ़ने का, संगीत सुनने का, पुस्तकें पढ़ने और संगीत सुनने का, या केवल को? तो उनकी माँ को जो है पुस्तकें पढ़ने और संगीत सुनने का शौक था। चलिए, तो माँ को पुस्तकें पढ़ने और संगीत सुनने का शौक था। लेखिका की परदादी ने क्या मन्नत मांगी थी? तो उनकी जो परदादी थी उन्होंने एक मन्नत मांगी थी कि उनकी जो पतोहू है, यानी कि उनकी जो बहू है, उनके लिए कन्या का जन्म हो। तो उस समय जो है, जैसे लेखिका ने बताया, उस समय जो है कन्या को, यानी कि बालिकाओं को, लड़कियों को मार दिया जाता था। लेकिन इनकी परदादी ने तो ये मन्नत मांगी थी, और इन्होंने क्या कहा कि ईश्वर ने भी ऐसी कृपा की कि चार चार जो है बेटियां इनके घर में हुई थी। तो पतोहू के लिए कन्या रत्न की प्राप्ति के लिए जो है इन्होंने मन्नत मांगी थी इनकी दादी ने। चलिएगा, लेखिका की दादी ने किसे सही राह दिखलाई है?
लेखिका के पिता को, लेखिका की माँ को, एक चोर को, एक किसान को। तो लेखिका की जो दादी थी उन्होंने एक चोर जो है, एक दिन क्या हुआ, एक चोर, सभी लोग जो है बाहर गए हुए थे, इनकी दादी ही घर पर अकेली थी। तो एक चोर जो है इनके घर में, इनके रूम में आया, इनके कमरे में आया, तो वो चोरी करने के लिए आया। तो इनकी दादी ने जो है उस चोर का हाथ पकड़ा और उसे क्या कहा कि तुम मुझे पानी लेकर के दो। अब पानी जो है बाहर किसी कुएं से लाना था, तो इनकी दादी के आगे जो है वो चोर पानी लेने, उनकी जिद के आगे वो चोर पानी लेने चला गया। गांव का जो मुखिया था उसने जब उसे पकड़ा और उनकी दादी को बताया कि भाई ये तो चोर है, इससे जो है आप पकड़ो, इसे सजा दो। तो इनकी दादी ने क्या कहा, ये मेरा पुत्र है, आज से ये मेरा पुत्र है, अब ये इसकी मर्जी है कि ये चाहे चोरी करे या खेती करे। इसके बाद जो चोर था, जो वहां चोरी करने आया था, उसने इनके ही घर में जो है कई सालों तक खेती बाड़ी करी और वहां पर काम किया। तो उसको जो है सही रास्ते पर एक चोर को किसने दिखाया, इनकी दादी ने। ठीक है, चलिए। परदादी की बात का चोर पर क्या असर हुआ। चोर ने चोरी करनी छोड़ दी, चोर ने खेती करनी शुरू कर दी, चोर ने और ज्यादा चोरी करना शुरू किया, चोर ने चोरी करनी छोड़ दी और खेती करनी शुरू कर दी। तो मैं बता ही चुकी हूँ कि उसने फिर चोरी करनी छोड़ दी जब गांव के मुखिया ने जो है दादी से कहा कि ये तो चोर है, इसको सजा मिलनी चाहिए। तो दादी ने जो है उसे अपना बेटा कह करके उस चोर का दिल जीत लिया और फिर जो है उस चोर ने चोरी करनी छोड़ दी और उसने खेती करना आरंभ कर दिया। चलिए, प्रश्न नंबर 16। 15 अगस्त सन 1947 को लेखिका आजादी का जश्न देखने क्यों नहीं जा पाई। तो इनको टाइफाइड हो गया था, जिस कारण जो है ये 15 अगस्त सन 1947 का वो जश्न जिसकी राह देख रहा था पूरा भारत, उसको देखने ये नहीं जा पाई। चलिए, लेखिका के लिए उनके पिताजी किस कारण महत्वपूर्ण थे। तो क्योंकि वो लेखिका के सपने को साकार करने में मदद करते थे, क्योंकि वो नानी की कहानियां सुनाते थे, क्योंकि वो माता पिता दोनों की भूमिका निभाते थे, या फिर क्योंकि वो लेखिका का अच्छा ध्यान रखते थे। तो उनके पिता जो है माता और पिता दोनों की भूमिका निभाते थे। लेखिका ने बताया कि उनकी माँ जो है जैसे और जो है माताएं होती हैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। बस उनमें दो गुण अच्छे थे कि वो जो है कभी भी झूठ नहीं बोलती थी और किसी की गुप्त बातों को वो किसी दूसरे के सामने शेयर नहीं करती थी, अपने तक ही उसे सीमित रखती थी। बाकी और माताओं जैसी वो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन उनके पिता जो है माता और पिता दोनों की जो है वो भूमिका निभाते थे, इसलिए जो है वो लेखिका के लिए महत्वपूर्ण थे। प्रश्न नंबर 18। शादी के बाद लेखिका अपने पति के साथ कहाँ रहने चली। बिहार के डालमिया नगर में, पंजाब के डालमिया नगर में, उड़ीसा के डालमिया नगर में या आसाम के। वो बिहार के डालमिया नगर में रहने को चली गई थी। चलिए, 19 प्रश्न। लेखिका ने नाटकों के माध्यम से किसके लिए पैसा इकट्ठा किया। बाढ़ राहत कोष के लिए, भूकंप राहत कोष के लिए, अकाल राहत कोष के लिए या स्वास्थ्य राहत कोष के लिए। तो अकाल राहत कोष के लिए लेखिका ने नाटकों के माध्यम से जो है पैसा इकट्ठा किया था। चलिए, अब नेक्स्ट प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न नंबर 20 है, लेखिका की अपने जीवन में प्रसिद्धि किस क्षेत्र में मिली। लेखन के क्षेत्र में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, निस्वार्थ प्रेम के क्षेत्र में या काव्य के क्षेत्र में। तो लेखिका को जो है लेखन के क्षेत्र में प्रसिद्धि मिली। चलिए, चलिए, तो ये कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न थे और साथ में आगे के प्रश्न है इसमें। लेखिका के अनुसार उनका और उनकी दो बहनों का कार्य, जो लेखन कार्य है, में आने का कारण क्या था। तो लेखिका के अनुसार उनका और उनकी दो बहनों का लेखन कार्य में आने का कारण उनकी नानी थी। लेखिका ने उन्हें कभी नहीं देखा क्योंकि लेखिका की माँ की शादी होने से पहले ही उनकी नानी की मृत्यु हो गई थी।
लेखिका को बचपन में नानी से कहानी सुन पाने का सौभाग्य नहीं मिल पाया, जिस कारण लेखिका मानती हैं कि शायद बाद में इसी वजह से लेखिका और उनकी बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी, अर्थात वे लेखिका बन गई। चलिए, लेखिका ने पहले अपनी नानी के बारे में क्या जाना? तो पहले लेखिका ने अपनी नानी के बारे में इतना ही जाना था कि वह पारंपरिक अनपढ़ और पर्दा करने वाली औरत थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर वकालत की पढ़ाई के लिए विदेश चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी व्यतीत करने लगे, तो उनकी नानी अपने रहन सहन पर उनका कोई असर नहीं पड़ा। मतलब कि नानी जो है जैसे पहले थी वैसे ही अब भी रहती थी, और ना ही उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद को अपने पति के समक्ष कभी व्यक्त किया। अर्थात उन्होंने कभी अपनी किसी जरूरत या इच्छा को अपने पति को नहीं बताया। ठीक है, तो ये जो है लेखिका की नानी का इस तरह का व्यवहार था। तो उनके नाना जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब लौटे, तो उनका रहने और यानी कि जीवन यापन करने का जो तरीका है वो बिल्कुल बदल गया था। वो बिल्कुल विलायती रीति रिवाज के संग जो है जिंदगी व्यतीत करने लग गए थे। लेकिन इन सब का उनकी नानी पर कोई भी असर नहीं पड़ा, और ना ही उन्होंने कभी अपनी इच्छा और आकांक्षा को, पसंद नापसंद को अपने पति के समक्ष कभी भी व्यक्त किया, और ना ही अपनी किसी जरूरत या इच्छा को अपने पति को बताया। ठीक है, तो आगे के प्रश्न अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।